नमस्कार। पिछली कक्षा में जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट वृद्धि के बारे में हमने बात की थी। उसके आगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या, उसके वितरण व घनत्व के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है असमान वितरण, यानी भारत में जनसंख्या कहीं ज्यादा केंद्रित है और कहीं कम पाई जाती है। एक तरफ भारत की जनसंख्या का केंद्रण कुछ विशेष क्षेत्रों में है, जैसे उच्च नगरीय क्षेत्र जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उच्च कृषि उत्पादक वाले क्षेत्र, और दूसरी ओर निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, वनीय क्षेत्र आदि। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जनसंख्या के वितरण को कुछ भौगोलिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण व घनत्व जो है वो इन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। सबसे पहले वहां का उच्चावच, यानी वहां टेरेन कैसा है, धरातल कहाँ कैसा है। यदि हम ये जानते हैं कि समतल धरातल होगा, जैसा कि उत्तरी गंगा का मैदान है, तो वहां ज्यादा जनसंख्या हमें वितरित मिलेगी, और जहां पे पर्वतीय क्षेत्र होंगे, पठारी क्षेत्र होंगे, वहां पे जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तरी पूर्वी भारत का भाग हो, चाहे वो हिमालय का भाग हो। दूसरा, जलवायु। जलवायु, उचित जलवायु यदि कहीं पे पाई जाती है तो वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे स्थान पे निवास करना चाहते हैं जहां पे जलवायु रहने लायक हो। और उष्ण जलवायु और बहुत ज्यादा शीत जलवायु वाले जितने भी प्रदेश हैं वहां जनसंख्या कम हमें देखने को मिलती है। चाहे वो भारत के पश्चिमी भाग हो, थार का मरुस्थल है, तो उसमें हम देखेंगे कि उष्ण जलवायु है, तो वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। मृदा मृदा क्योंकि हमारा आधार है आर्थिक क्रियाओं का, कृषि पर आधारित ज्यादातर लोग हमारे देश में रहते हैं, तो जिन स्थानों की कृषि मृदा उपजाऊ है, जहां मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, वहां कृषि का उत्पादन भी अच्छा होता है, और इसीलिए वहां ज्यादातर लोग निवास करते हैं। उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है वहां पे हम जानते हैं कि मृदा जो है वो उपजाऊ है, इसलिए वहां ज्यादातर जनसंख्या का केंद्रण हमें देखने को मिलता है। जल की उपलब्धता। जल एक महत्वपूर्ण आधार होता है आर्थिक क्रियाओं का, चाहे वो कृषि हो चाहे उद्योग हो। तो जिन स्थानों पर जल की उपलब्धता है, जल स्रोतों की उपलब्धता है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, और जहां कम है वहां पर जनसंख्या कम रहती है, यानी शुष्कता वाले स्थानों पर जनसंख्या हमें कम देखने को मिलेगी। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन एक बड़ा रोल अदा करते हैं जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने में। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहां पे ज्यादातर उद्योगों का भी विकास होता है, और इसलिए वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि रोजगार प्राप्त होता है वहां पे लोगों को। उद्योग उसी से जुड़ा हुआ है, जहां उद्योगों का ज्यादातर केंद्रण है वहां जनसंख्या भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। परिवहन, यदि किसी स्थान का सही तरीके से विकसित है तो वहां लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। परिवहन के साधन जहां आसानी से उपलब्ध होते हैं, आना जाना आसान होता है, उन स्थानों पर ज्यादा लोग रहना चाहते हैं। जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है, यानी नगरीयकरण अधिक है, जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, उन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व यदि हम देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो नगरीयकरण जो है वो एक भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये सभी कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नॉर्मली करते हैं। यदि भारत की 2011 की जनगणना को देखें तो हम जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, और जिसका वितरण हमें असमान रूप से मिलता है। आप देखेंगे समान वितरण जनसंख्या का नहीं मिलता है। यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हम देखें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है, 19.95 करोड़। महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है, 11.23 करोड़। बिहार 3 नंबर पे आता है, 10.38 करोड़। पश्चिमी बंगाल है वो चौथे नंबर पे आता है, 9.13 करोड़।
और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर है, क्योंकि 2011 में तेलंगाना के साथ ही वहां जनगणना हुई है, तो तेलंगाना इसमें शामिल है। तो आप देखें, यदि क्रम की हम बात करें तो ये क्रम है राज्यों का जनसंख्या की दृष्टि से, कुल जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों की जो जनसंख्या है वो देश की आधी जनसंख्या के बराबर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कहां रिजाइड करती है, कहां रहती है? इन 5 राज्यों में रहती है। देश की 1/4 जनसंख्या, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी 1/4 जनसंख्या देश की जो है वो 2 राज्यों में निवास करती है, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। यह जरूरी नहीं है कि अधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उनमें ज्यादा जनसंख्या हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टेबल में आप देखेंगे तो इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या का कंपैरिजन किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान है देश का सबसे बड़ा 1 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, उसका क्षेत्रफल है 10.4, लेकिन जनसंख्या कुल की कितनी है? 5.67, 5.67। तो यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को आप देखेंगे, यहां पे 9.38 क्षेत्रफल है, जनसंख्या सिर्फ 6% है। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा प्रदेश है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, कि यहां पे 7.33% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.49, यानी 16.5% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ का घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा लोग निवास करते हैं कम क्षेत्रफल में। बिहार है 9.86 क्षेत्रफल है और करीब करीब उतना ही प्रतिशत 9.29 वहां देश की जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े 2 राज्यों, देखिए उत्तर प्रदेश जो है उसमें देश के जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 2 बड़े राज्य हैं, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, उन दोनों की मिला के जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जनसंख्या को लेकर, वितरण को लेकर, इनका हमें ध्यान रखना है। फिर है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 1210.1 मिलियन, और इसमें हम भाग देंगे कुल क्षेत्रफल का 3.17, 3.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम ये जानते हैं कि ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देश का घनत्व है 382। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप या अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं। घनत्व जो होता है धरातल पर जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण है, उसका जो वितरण है के संबंध में अनुपात जो होगा किसी भी चीज का, जनसंख्या के संबंध में किसी भी चीज का जो अनुपात होगा उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग से संबंध हो सकता है, इसलिए उसके अलग अलग परिभाषाएं होती हैं जनसंख्या घनत्व की। जैसे गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैथमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। यह है जो हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी उसी को कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, जो हमने अभी देखा है, यह है गणितीय जनसंख्या घनत्व। आर्थिक या आंकिक घनत्व, यह समस्त आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता देश के अंदर और जनसंख्या, इन दोनों का अनुपात जो होगा, रेशियो जो होगा, वो होगा आर्थिक या आंकिक घनत्व। कायिक घनत्व, जिसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी भी कहते हैं, उसका मतलब है किसी क्षेत्र की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या व उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि, खेती करने लायक जो जमीन है, जो भूमि है, उनका अनुपात, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक
घनत्व। फिर एक होता है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें हम क्या करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य जो भूमि है उस पर कृषक जनसंख्या का भार कितना है, यानी किसका अनुपात हुआ ये, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि, कृषि करने लायक भूमि, और सिर्फ कृषक जनसंख्या। ऊपर वाले में कायिक में टोटल जनसंख्या है, लेकिन कृषि घनत्व में सिर्फ और सिर्फ वो लोग शामिल होंगे संख्या में जो कृषक हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि करने वाले लोग। इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें तो उसे हम कहेंगे कृषि घनत्व। और एक होता है पोषण घनत्व, न्यूट्रिशनल डेंसिटी। क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में होगा, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या व उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात, कि कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें हम खाने के लिए फसलें उगाते हैं, उसका रिलेशन कुल जनसंख्या से हम देखें तो वो हो जाता है पोषण घनत्व, न्यूट्रिशनल डेंसिटी। क्योंकि न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे पोषण से जुड़ा हुआ है। तो पोषण किससे प्राप्त होता है हमें, खाने से, यानी फसलों से जो खाएंगे हम, तो इसलिए उनके साथ जो रिलेशन होगा वो पोषण घनत्व कहलाता है। अब आप देखिए भारत की, हम ये जानते हैं कि जनगणना वर्ष कौन कौन से हैं, हर 10 साल में हमारे यहाँ पे जनगणना होती है। तो 1901 से लेकर 2011 तक के जो जनगणना वर्ष हैं उनमें कितना कितना घनत्व भारत में हमें देखने को मिला, आप देखेंगे तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। इसमें कुल बदलाव जो है वो इसमें दिखाया गया है, और बाद में आप देखेंगे प्रतिशत बदलाव, टोटल परसेंटेज चेंज क्या हुआ। यहाँ देखेंगे 1921 में जो डेमोग्राफिक चेंज था उसमें जनसंख्या भी कम हुई और भारत में घनत्व भी कम हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक पॉइंट का फर्क यहां हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिशत में देखेंगे तो माइनस में है, -1.2% कम हुआ है घनत्व 1911 के बजाय 1921 में। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 1971 के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव आया, यानी बढ़ा है, 142 से 177 घनत्व हो गया, तो 24.6% का बदलाव हमें देखने को मिला है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1991 के बाद धीरे धीरे ये घनत्व कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी अब धीरे धीरे स्थिर होने की तरफ से बढ़ रही है, इसलिए ये चेंज हमें देखने को मिलता है। 2011 में भारत का जो घनत्व था वो था 382, 11 में 325 था, तो ये बढ़ा है, 382 हो गया है। यदि हम जनसंख्या घनत्व को क्षेत्रीय रूप से देखें, अलग अलग देश के क्षेत्रों में हम इसका यदि आकलन करें तो हम 4 भागों में इन क्षेत्रों को बांट सकते हैं, यानी राज्यों को बांट सकते हैं। एक सबसे पहले कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनका घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम है, यानी 100 से कम है। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और अंडमान निकोबार जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, ये जो बार है आप देखेंगे इसमें ग्रीन से जो हरा रंग है उससे हम ऑरेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे रंग गहरा होता जाएगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो भाग है ग्रीन वाला, तो कौन कौन से भाग है देश के, ये एक तो ये वाले प्रदेश है, ये वाला भाग है, और ये बीच का भाग है। यहां जनसंख्या घनत्व कम हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखिए भौगोलिक कारक हमने जब पढ़े थे तो हमने बताया था कि जहां रहने के लिए उचित पर्यावरण या स्थान या धरातल नहीं है वहां कम जनसंख्या मिलती है, और ये वो स्थान है, ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय भाग है, और ये थोड़ा सा शुष्क भाग है, तो वहां जनसंख्या घनत्व कम हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो 3 राज्यों की यदि हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की यदि बात की जाए तो याद हमें रखना है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। ये वाला जो भाग है ये ग्रीन है, आप देख सकते हैं नीचे तक, ये पूरा का पूरा। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र, यानी ये वो राज्य हैं जिनमें घनत्व 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अंदर नागालैंड, ये वही भाग है नागालैंड, थोड़ा सा और ग्रीन से थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया है। फिर हिमाचल प्रदेश, ये देख लीजिए हिमाचल प्रदेश ये है,
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर ये रहा 122, मेघालय 132, उत्तराखंड, उत्तराखंड 189, छत्तीसगढ़ भी उतना ही है 189, राजस्थान 201, मध्य प्रदेश 236। तो ये वो भाग हैं जहां घनत्व सामान्य घनत्व के क्षेत्र हैं, जहां 101 से 250 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तीसरा, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? इस वर्ग में 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले राज्य शामिल हैं, जिसमें ये वाला जो भाग होगा, ये जितने भी कलर दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा हल्का ऑरेंज टाइप कलर है, इसको ये वाला भाग पूरा का पूरा, इसमें ज्यादातर में ये मध्यम घनत्व वाले भाग हैं, जिसमें उड़ीसा है, आपका गुजरात है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है, दिस इज त्रिपुरा, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, गोवा, दिस इज गोवा, असम, दिस इज असम, और इसके अलावा झारखंड, दिस इज झारखंड। तो ये वो प्रदेश हैं। नॉर्मली देखेंगे तो उत्तर पूर्वी जो भाग है देश का, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहां पे कम घनत्व मिलता है, लेकिन दो राज्य देखिए, त्रिपुरा और असम, वहां पे ज्यादा घनत्व है। उसका शायद कारण ये रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित है, और वहां माइग्रेशन जो है, जो प्रवास की स्थिति है, उत्प्रवास या आप्रवास, वो ज्यादा है, आप्रवास ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब मेघालय में फिर भी कम है, वो भी बॉर्डर पे है, लेकिन उसका कारण शायद वहां की टोपोग्राफी है, वहां का जो धरातल है वो पर्वतीय है पूरी की पूरी तरह से, तो वहां आर्थिक क्रियाएं हैं वो इतनी ज्यादा संभव नहीं है। तो शायद ये कारण रहे होंगे कि ये जो भाग है ये मध्यम घनत्व में आते हैं। उच्च घनत्व वाले जो प्रदेश हैं, जो चौथा भाग है, उच्च घनत्व वाले प्रदेश, ये जितने भी आप देखेंगे, ये ऑरेंज कलर ज्यादा गहरा कलर है, ये वाला भाग है, और साउथ में ये दो, यहाँ पे उच्च घनत्व है। आप बिहार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है, पश्चिम बंगाल उससे कम घनत्व वाला राज्य है, केरल है, वहां का घनत्व भी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश का घनत्व भी ज्यादा है। ये चार राज्य हैं जिनका घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार 1 नंबर पे है, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे, केरल 3 नंबर पे, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे, और फिर हरियाणा है, तमिलनाडु है, पंजाब है। हरियाणा और पंजाब ये हैं, और तमिलनाडु ये है। तो ये वो भाग हैं जहां घनत्व ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा लोग कम क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर नजर डालें, क्योंकि वो सारे के सारे नगरीयकृत क्षेत्र हैं, तो वहां ज्यादा घनत्व पाया जाता है। दिल्ली का घनत्व आप देखेंगे तो 11,297 है, फिर चंडीगढ़ का ज्यादा है, पुदुचेरी, दमन दीव, ये सभी अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ये दिल्ली देख लीजिए आप, तो यहाँ ज्यादा घनत्व हमें देखने को मिलता है। तो ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में हमने आज बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे बड़े ध्यान से देखा। और क्योंकि ये जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हैं, ये बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें, देखें। थैंक यू।